बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। सभी स्टार प्रचारक बागेश्वर में करेंगे प्रचार। 2 और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी जनसभा। मुख्यमंत्री आवास पहुंचा महिला प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी की कलाई पर बांधी राखी। महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में दिया तोहफा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे शांति कुंज। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर की राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना। कहा, पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। जसपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। तो देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से आ रही खबर के साथ, जहां बागेश्वर उपचुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दायित्वों का भी आवंटन हो सकता है। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और सीएम धामी के बीच चर्चा हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हैं। हरिद्वार में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद नड्डा धामी के बीच बात हुई। खबर हरिद्वार से है, जहां बागेश्वर उपचुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दायित्वों का भी आवंटन हो सकता है। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और सीएम धामी के बीच चर्चा हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हैं। हरिद्वार में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद नड्डा और धामी के बीच बात हुई। बागेश्वर उपचुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दायित्वों का भी आवंटन हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, देखा जाए तो बागेश्वर उपचुनाव हो रहा है और इसके बाद कैबिनेट विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए दिव्या, प्रदेश में लंबे समय से चल रही जिस तरह से कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के आवंटन की जो चर्चा पर जो जिस तरह से बागेश्वर उपचुनाव के बाद अब विराम लग सकता है, क्योंकि उपचुनाव के लिए कैबिनेट विस्तार और जिस तरह से दायित्वों के आवंटन की जो संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर जो पार्टी अगर सूत्रों की माने तो हरिद्वार में भाजपा जिस तरह से कोर कमेटी की यहाँ बैठक हुई और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उस संबंध में एक लंबी चर्चा हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं वर्तमान में जिस तरह से प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के जिस तरह से 4 कैबिनेट मंत्रिमंडल पद खाली चले आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने भी निगम वार्डों में जिस तरह से दायित्वों का आवंटन नहीं किया है। तो लंबे समय से धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार और जिस तरह से दायित्व आवंटन को लेकर यहाँ पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब भी मुख्यमंत्री धामी का जिस तरह से दौरा रहता है, धामी दिल्ली का दौरा करते हैं, तो उसको लेकर जिस तरह से पार्टी में कैबिनेट विस्तार और दायित्व की चर्चा भी यहाँ कहीं न कहीं सुलग जाती है। और जिस तरह से अगर बात करें तो हम बीते रविवार की बात करें तो जिस तरह से हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम धामी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यहाँ पर मुलाकात की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो धामी ने सरकार की जिस तरह से कामकाज की जानकारी यहाँ पर दी है। साथ ही दिव्या, अगर बता दें कि कैबिनेट विस्तार और दायित्व को लेकर एक बड़ी यहाँ पर लंबी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि कयास भी लगाया जा रहा है कि बागेश्वर जिस तरह से उपचुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार और दायित्व का यहाँ पर आवंटन कर सकते हैं, क्योंकि दिव्या जिस समय मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कैबिनेट विस्तार और दायित्व की यहाँ चर्चा शुरू हो जाती है। तो लगाए जा रहे थे आज कि अब जो है कैबिनेट की जिस तरह से यहाँ पर बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद जिस तरह से अब जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है, तो कहीं ना कहीं अब जो है मंत्रिमंडल के जिस तरह से कैबिनेट के मंत्रियों का पद खाली चला रहा है, तो अब जो है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर उसके बाद कहीं ना कहीं दायित्वों का बंटवारा यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। गोविंद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों हरिद्वार के दौरे पर है, जहां वे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है।
पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, इसका दोहन ठीक नहीं। साथ ही कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब धर्म और जाति से ऊपर उठकर मनुष्य अपने आप को मनुष्य समझे। यही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी जीव समझे। भारत का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए है। आपने आज सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेकर चलते हैं, उसकी सोच क्या है, उसके पीछे मूल आधार क्या है, देखने के लिए हमने प्रयास किया है। और ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये दृष्टि है, सबके पास में है। ये हम लोग इस दृष्टि को विकसित करते नहीं है, देखते नहीं है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो स्थूल है। ये सूक्ष्म आधार है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा समय देना चाहिए, थोड़ा सा विचार देना चाहिए, और वही विचार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देश संस्कृति का ये काम भी है कि जनता तक इस विषय को पहुँचे, इसका विचार पहुँचे, ताकि वो इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस दृष्टिकोण रखें। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए भारत उठा है। ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथ हित साधने वाला, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी उन्नति एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम, इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम समझे और अपने अपने कृति में हम स्वयं प्रवण होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाइए। बीजेपी ने उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली। उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी से सत्ता ली है। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस सभा में रहूँगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टार प्रचारक रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है, उनमें धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी वहाँ से होकर आए हैं। आज हमारी सह प्रवासी प्रभारी रेखा वर्मा जी वहाँ पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ गणेश जोशी जी का कार्यक्रम 2-3 तारीख को हमने वहाँ रखा है। सैनिकों के बीच में उनकी बैठकें होंगी। सरस्वती शिशु मंदिर के जनपद स्तरीय खेलकूद और बौद्धिक संवर्धन प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम आए छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के समापन पर सांस्कृतिक आयोजन भी किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां कई सालों से बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों के लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार की व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के कई संगठन मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के शासन काल में भी सियासी दिग्गजों और लगभग क्षेत्र के तमाम रसूखदारों ने रेलवे और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं कुछ महीनों पहले अनगिनत संगठनों से मिलकर गठित हुई संयुक्त संघर्ष समिति भी रेलवे और सरकार के सामने इसे लेकर नाकाफी साबित हो चुकी है। अब भारतीय किसान यूनियन रेलवे और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। तोमर जो है हमारी संगठन, इससे हम जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष का हमारे पर पद है। जो रेल जो है बाईपास जाती है, उस रेल को हम लक्सर से
जुड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं सरकार जोड़ती है तो हम यहाँ पर बाईपास पर कब बैठ जाएंगे, लेकिन हटने के नहीं। और रेल मंत्री तक भी चाहे हमें जाना पड़ो, लेकिन किसानों को ये रेल बाईपास से रोक कर लक्सर स्टेशन तक रुकवा कर चलाएंगे। हमारा और हमारे भारतीय किसान यूनियन तोमर परिवार का कि जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे अरबों खरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया गया है इसका, पर यहाँ पे रेल आती जाती नहीं, बाईपास से निकल जाती है। हम यही चाहते करेंगे कि यहाँ पे रेल आए और कोशिश यही करेंगे कि रेल मंगवाएंगे यहाँ पे। हमारी रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है सभी किसानों की, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा रेल का मुद्दा है ये बहुत ज्वलनशील है। जल्द से जल्द अगर ये सोल्व नहीं हो रहा है तो हम एक रणनीति के तहत एक बड़े उग्र आंदोलन को तैयार करके जो हमारा रेलवे बाईपास है वहां पर चक्का जाम करने का काम करेंगे। बात करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने, और उनसे हमने सुलह भी कर लिया, रणनीति भी इस पर बन चुकी है। अगर इसे जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन सरकार सॉर्ट आउट नहीं करती है मामले को, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ करेंगे और रेलवे का जो बाईपास है उसका चक्का भी जाम करने का काम करेंगे। उसकी रणनीति बनाकर हमने तैयार कर दी है। इस रेलवे स्टेशन से 2 विधानसभा जुड़ती है, लक्सर और खानपुर। इस पर बहुत बड़ी राजनीति हो चुकी है, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन हमारा संगठन जो बाईपास से होते रेल निकलती है, हमारा संगठन उनको लक्सर से होते हुए संचालित करने का काम कराएगा। इसमें अगर सरकार हमारा सहयोग करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पर सरकार का नेताओं का बहिष्कार करेंगे, किसी को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट खेती खान मुख्य मार्ग में बने गड्ढे वाहन चालकों और लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। मुख्य सड़क में बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने मनोज पर्त्याल के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान मनोज पर्त्याल और वाहन चालकों ने कहा कि लोहाघाट से लेकर खेती खान तक सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। नालियां बंद होने से सड़कों पर पानी बहता है। सड़क किनारे झाड़ियों का कटान न होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गड्ढों से बचने के चक्कर में कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने वाहन चालकों की समस्या का तत्काल संज्ञान लिया और कहा कि गड्ढों को भरने और नालियों को खोलने के निर्देश अभियंता को दे दिए हैं। प्रॉब्लम आ रही है, पट्टे टूट जा रही है हमारी, और गड्ढे बहुत बड़े हुए हैं। गाड़ी चलाने वाले भी गाड़ी की नजदीक करीब आते हैं, तो आश्वासन दिया है कि ये गड्ढे भर जाएंगे। गड्ढे बरसात के बाद अच्छी तरह करेंगे, मेले तक तो बड़ा दबाएंगे। जो गड्ढे हैं, गड्ढे के लिए हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई थी, लेकिन बरसात का मौसम है। इंटरलॉकिंग टाइल का होता ये है कि पानी वहां बह रहा है तो निश्चित रूप से वो अगल बगल की जगह और कटाव कर देता है। अभी मुश्किल से 20 दिन पहले ही हमने साला इंटरलॉकिंग से गड्ढे भरवा दिए थे, लेकिन इन 15-20 दिनों के अंदर फिर उसके साइड में गड्ढे दोबारा से हो गए। अब इसका समाधान वर्तमान में यही है कि हम जेसीबी भेज के रोड़ा पत्थर वगैरह थोड़ा भरवा देंगे। स्थायी समाधान बरसात के बाद ही होगा, बिटवीन से पैच बना के। थराली व्यापार संघ ने उपजिलाधिकारी थराली को ज्ञापन दिया है। यह ज्ञापन रविंद्र जुबाठा के माध्यम से दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अतिक्रमण हटाने से पहले व्यापारियों और भवन मालिकों को समय दिया जाए ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर लें। बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद शासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई, जिसमें अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों में भी उनके व्यापार को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं प्राकृतिक आपदा से भी लोग जूझ रहे हैं। अतिक्रमण हटने से कई छोटे दुकानदारों का व्यापार खत्म हो जाएगा। बाजार है, लगभग हमारे जो दुकानदार हैं यहाँ पे लगभग 60-70 सालों की पीढ़ियों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण है, हटाना है, ये है, तो भाई एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पलायन रोकना है, पहाड़ों से पलायन रोकना है, पहाड़ों में लोग रहें, ये रहें, दुकानदारों को हटाएंगे, कहाँ पलायन नहीं होगा। सभी थराली बाजार के व्यापारी एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड को देकर आए हैं, जिसमें कि हमारी मांगें हैं कि जो सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर, हाईकोर्ट के नाम पर
अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कर रही है, तो थराली में ये स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यापारी जो है कि डर और भय के माहौल में जी रहा है, क्योंकि सरकार सीधे ही JCB इत्यादि मशीनें ला के जो है कि लोगों के निर्माण ध्वस्त करने पर लगी है, जबकि हम 100 सालों से 50, 60, 70 सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारी मकान हैं। तो इस तरीके से हमारा सीधे सरकार को यही ज्ञापन दिया हमने कि भाई हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था पहले की जाए, बाद में अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात की जाए। उधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज के जंगल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल में घास लेने का एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इस बीच सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्होंने शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में सफलता पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि क्षेत्र में अब तक बाघ के हमले से 6 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जंगल में झाड़ू की सीख बीनने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव के हमले में वन्यजीव द्वारा हमला करके उसे जंगल में ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज हेतु वन क्षेत्र अधिकारी अपनी टीम लेकर रवाना हुए और जंगल में ढूंढ खोज के उपरांत झाड़ियों में उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ। व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी भी जंगल में गई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि बाघ द्वारा हमला कर उनके पति को मारा गया है। स्थानीय जनों से निवेदन भी किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से गतिविधि न। रक्षाबंधन पर लोहाघाट के चौबेल क्षेत्र के चामी गांव में भगवती मंदिर में लगने वाले मेले के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इस आयोजन में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे भी शामिल हुए। मेला समिति अध्यक्ष अशोक मेहर ने बताया कि कलश यात्रा चामी गांव से लेकर भगवती मंदिर तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय मेले में बच्चों की कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 31 अगस्त को विशाल मेले और भंडारे के साथ मेले का समापन होगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां तहसील मुरी के खन्यासड़ी गांव में 2019 में निर्वाचित प्रधान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एक महिला को निर्विरोध प्रधान बनाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत से निर्वाचित प्रधान ने 3 बच्चे होने की बात छुपाई है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 3 संतानों वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ग्रामीणों की मांग है कि प्रधान को तुरंत पद से बर्खास्त कर उनसे पूरी वसूली की जाए। वहीं ग्रामीणों ने SDM उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ADM का कहना है कि इसके लिए जांच समिति बनाकर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के साथ संबंधित प्रधान से वसूली की जाएगी। श्रीमती अनीता देवी, जिसके 3 बच्चे हैं, वो वर्तमान में प्रधान कार्यरत हैं। उस विषय में हमने जो है एक शिकायती पत्र पहले हमने किसके माध्यम से यहाँ दिया था। उस पर क्या विवेचना, कोई जांच हुई या नहीं हुई, हमें अभी पता नहीं है। उसके बारे में कोई सूचना हम तक नहीं आई है। और आज हम जो है फिर से जिला अधिकारी के पास जो है शिकायत को लेकर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्दी इसमें कार्रवाई चाहते हैं। मोरी ब्लॉक के अंदर में एक खनसाणी गाँव है, उसमें एक प्रधान जो है, जबकि उसके 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि पंचायत राज एक्ट के तहत जो है 3 बच्चों को इलेक्शन लड़ना जो है बाधित था। और उसके बावजूद भी उस महिला ने 3 बच्चों के होते भी जो है प्रधान का जो है 4 साल कार्यकाल जो है कर भी दिया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और हम चाहते हैं कि ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उन पर जो है सख्त कार्रवाई हो जाए। खनसियाणी गाँव है, तो उसके संबंध में तो उसमें सिविल साहब से हम जाँच कराएंगे उसमें। और इनके द्वारा ये भी बताया है कि पूर्व में इन्होंने कोई आवेदन पत्र दिया था इनके द्वारा, यदि इसमें कोई कार्रवाई हुई है पेंडिंग है तो वो उसके संबंध में अवगत कराएंगे।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में बढ़ते नशे के ग्राफ को लेकर लोग चिंतित हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों और पहलवानों ने कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जहां पहलवानों की शानदार कुश्ती देखने को मिली। उत्तराखंड पुलिस के जवान और कुश्ती कोच वीरेंद्र यादव ने अपनी देखरेख में दंगल प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया। राष्ट्रीय एकता दंगल को आयोजित करने वाले नसीम पहलवान का कहना है कि काशीपुर में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी नशे की जद में जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। इस युवा पीढ़ी को खेल की ओर आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया गया है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद ना हुआ, सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा दंगल का उद्देश्य था नशा मुक्त समाज, और मेरा अब भी सारी जनता से, सब लोगों से ये कहना है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम नशे से दूर रखें, और हमारा उद्देश्य भी यही था कि नशा मुक्त समाज बनाए। हरिद्वार में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटा चली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, चुनावी तैयारी में तेजी लाने और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कमेटी की बैठक या कोर ग्रुप की बैठक हमारी कई बार होते रहती है। सौभाग्य से अभी आज इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहना हुआ है, और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम रहे हैं, चाहे वो महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम हैं, उन्हीं सब चीज़ों में प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार के सहयोग का जो भी कार्यक्रम चलते हैं उस पर है। ऐसा ये तो नियमित बैठक है, ऐसी कोई विशेष है नहीं। संगठन के कार्यों को लेकर के बैठक। उसका लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी ने सबकी बैटरी चार्ज की है, सबको बड़ी प्रेरणा दी है, और हम प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। ये आपदा का विषय है, सभी चीजों का विषय पर चर्चा की उन्होंने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि भाई सबकी सहायता की जाए और सड़कों का निर्माण किया जाए, विकास किया जाए। उसके बाद तो बड़े महत्वपूर्ण टिप्स उन्होंने दिए हैं, और उनको लेकर के निश्चित रूप में क्षेत्र में हम जाएंगे और तेजी से विकास करेंगे। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई, तो नीचे तक बूथ का टोली हमारी ठीक प्रकार से बन जाए, उनका प्रबंधन ठीक प्रकार हो जाए। आगामी दिनों विधायकों का एक प्रशिक्षण वर्ग ये तत्काल हो जाए, जिससे कि विधायकों के दौरे भी हम लोग क्षेत्रों में करें। खासतौर पर जल जीवन मिशन का विषय है, इसके साथ अभी 33,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं। उन सारे विषयों को जनता के बीच में ठीक प्रकार से उसका तारतम्य बन जाए, और संगठन की दृष्टि से भी कार्यकर्ता उन सबका प्रचार प्रसार कर सके, सारे विषयों को लेकर चर्चा हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।